अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। लास्ट टाइम तक इन प्रीवियस लेक्चर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पढ़े, जिसमें हमने देखा कि एंजाइम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रोटीन नेचर होता है, एसिड और बेस इन सब के साथ रिएक्ट कर सकता है, और फिर उसके बाद देखा कि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, पीएच सेंसिटिव होता है, थर्मोलेबाइल होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम तक देखी थी। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम क्या है, एंजाइम की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है, जिसमें हमने देखा कि एंजाइम बेसिकली डिफरेंट टाइप का होता है। अगर एंजाइम कम्प्लीटली प्रोटीन का बना हुआ है तो वो कहलाता है प्रोटियो एंजाइम, सही है। लेकिन अगर उस एंजाइम में प्रोटीन के साथ साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी अटैच्ड है तो हम ऐसे एंजाइम को कहते हैं हॉलो एंजाइम, सही है। अच्छा, हॉलो एंजाइम है। हॉलो एंजाइम में क्या होता है, जो हॉलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है हम उसको कहते हैं एपो एंजाइम, और जो उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है हम उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि उसमें अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच है तो हम उसको कहते हैं कोएंजाइम, सही है। जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब ये या तो समटाइम ये होता है कि कोएंजाइम कुछ एंजाइम की स्पीड को अफेक्ट कर रहा होता है, समटाइम एंजाइम की स्पीड को बढ़ा देता है, एक्टिविटी को बढ़ा देता है, समटाइम एक्टिविटी को रिड्यूस्ड भी कर देता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास होता है, अगर वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो हम उसको कहते हैं कोफैक्टर, सही है। जिसमें डिफरेंट आइंस हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि जिसने क्या करना होता है, जिसने करना ये होता है कि वो एंजाइम वो भी एंजाइम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक होते हैं। जिसकी में एग्जांपल है हमारे पास ATP, NADP, और इसके अलावा FADP। बेसिकली ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADP का मतलब होता है निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, FADP का मतलब होता है फ्लेविनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आप आगे के टॉपिक्स में इन सबको भी पढ़ोगे, इन सब का रोल क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ोगे। डिफरेंट रिएक्शन इस तरह से कैटालाइज हो रहे होते हैं एंजाइम की मदद से। अच्छा है, अब हम आगे के लेक्चर, अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई डू होप आपने लेक्चर को एक बार रिव्यू ज़रूर किया होगा, उसको पढ़ ज़रूर लिया होगा, क्योंकि बच्चों हम बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको समझा रहे हैं। इतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम समझा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आगे तक ये चीज़ें याद रहेंगी। जब तक ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको पेपर में उतनी ज़्यादा आसानी होगी, उतना ज़्यादा फेवर मिलेगा, सही है। क्योंकि बच्चों एक चीज़ होती है कि जब आप जितनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो ना, उतना अच्छा रिस्पॉन्स आपके पेपर में आ रहा होता है। अच्छा, अब ये बात इस बात को मैं थोड़ा साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ। देखो, होता ये है कि आप जब सेकंड ईयर में जाओगे ना तो नर्वस सिस्टम को पढ़ोगे। नर्वस सिस्टम में दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, एक सेंसरी रिस्पॉन्स होता है, एक मोटर रिस्पॉन्स होता है। सेंसरी रिस्पॉन्स, देखो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये आपका सेंसरी रिस्पॉन्स है, आप कुछ कर नहीं रहे, आपके जहन में खुद ब खुद बात आ रही है। मोटर रिस्पॉन्स, जब आप एग्ज़ाम करने बैठोगे ना, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करोगे, तो आपका ब्रेन जो आपको बताएगा आपने वो लिखना है। यानी होगा क्या, जो आपके एक्शन से जो आपके ब्रेन तक बात जा रही है वो सेंसरी रिस्पॉन्स है, और ब्रेन से जो बात आ रही है वो मोटर रिस्पॉन्स है, सही है। तो अभी का रिस्पॉन्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा, सेंसरी रिस्पॉन्स जितना स्ट्रॉन्ग होता है, मोटर रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। समझ में आ रही बात? तो बच्चों पढ़ा ज़रूर करो, लाजमी उसको पढ़ा करो, समझा करो अच्छी तरह से, प्रॉपरली। कोई प्रॉब्लम हो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम मैंने बनाई है, जिसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली एंजाइम का मोड क्या होता है व्हेन परफॉर्मिंग कैटालाइटिक एक्टिविटी। देखो बच्चों, होता ये है कि एंजाइम ने क्या करना है, सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करना है। हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि एंजाइम का साइज़ बड़ा होता है, और एंजाइम का वो पार्ट जहाँ से सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है वो कहलाता है एक्टिव साइट। दिस वन इज़ एक्टिव साइट। यहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, सही है। सबस्ट्रेट की अटैचमेंट होगी तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि सबस्ट्रेट की अटैचमेंट होती है। सबस्ट्रेट की अटैचमेंट होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ अटैच करता है। जब वो अटैच करता है, आप देखो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। रिएक्शन ऐसा हो सकता है
कि कोई मॉलिक्यूल है वो आके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल के बॉन्ड में ब्रेक हो रहा हो, सही है। मेटाबॉलिज्म होता है ना, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था 2 टाइप बेसिकली हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल है, जब वो अपने स्मॉल यूनिट में ब्रेक होगा तो वो कैटाबॉलिज्म कहलाएगा, और एक अगर स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक लार्ज यूनिट फॉर्म करेंगे तो वो एनाबॉलिज्म कहलाएगा, सही है। एनाबॉलिज्म, स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज एनाबॉलिज्म, सही है। एंड लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, सही है। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं, तो समझो कि फॉर एग्जांपल 2 रिएक्टेंट है जिन्होंने आपस में ज्वाइन होना है, यानी एनाबॉलिज्म होनी है, तो एंजाइम में आके अटैच होंगे, तो सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेप होता है सबस्ट्रेट अटैचमेंट, सही है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ से समझने वाली है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के जो एक्टिव साइट है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसकी शेप से मैच करना चाहिए, सबस्ट्रेट का मैच होना चाहिए किसके साथ, एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर ये सबस्ट्रेट राउंड होता तो ये यहाँ पर आके अटैच नहीं हो पाता, जब अटैचमेंट नहीं होती तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता और रिएक्शन नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डैट कि सबस्ट्रेट की अटैचमेंट होनी चाहिए, सही। हम आगे थ्योरीज में भी पढ़ेंगे कैसे होती है, लेकिन अभी आपको एक जनरल वे बता रहा हूँ कि कैसे हमारा एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, सबस्ट्रेट अटैच हुआ, अटैच होने के बाद अटैचमेंट हो गई तो क्या बन गया, एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, सही है। एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है ना, तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है, सबस्ट्रेट की शेप चेंज हो जाती है, रिएक्शन होता है। कैसे रिएक्शन होता है ये भी आपको पता है, जनरली हो ही रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्टेंट है A, एक रिएक्टेंट है B, इन दोनों ने कंबाइन होकर बनाना है AB, सही है। तो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं ना उनकी होती है इंटरनल एनर्जी, सही है। अब 2 चीज़ें हो सकती है, इंटरनल एनर्जी है यानी रिएक्टेंट की भी कुछ इंटरनल एनर्जी है, दोनों रिएक्टेंट की कुछ इंटरनल एनर्जी है, और प्रोडक्ट की भी कुछ इंटरनल एनर्जी है, सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब अगर इस रिएक्टेंट ने इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसकी एनर्जी इस प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान हम उनको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल सम अमाउंट ए के, कुछ एनर्जी ए के पास है, कुछ एनर्जी बी के पास है, सही है। तो अब अगर इनको ए बी में कन्वर्ट होना है तो इनको एक अमाउंट चाहिए एनर्जी की, सही है। तो अब जितनी इनकी एनर्जी मिलाकर उतनी एनर्जी नहीं बन पा रही जितनी प्रोडक्ट के लिए चाहिए, सही है। तो जितना डिफरेंस है, जितनी और चाहिए वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, सही है। अब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है, इसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, सही। कैसे करता है वो आपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से देख लिया। एंजाइम क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जब एंजाइम बॉन्ड फॉर्म करता है तो क्या बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में काम आएगी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यूँ समझो कि आपने एक स्मार्टफोन लेना है, सही है, जो कि 30,000 का है। एक एग्जांपल ले लो जो कि 30,000 का है। अब आपकी पॉकेट मनी है कि आपको 2,000 मंथली मिलता है, सही है, आपको 2,000 मंथली आपको 2,000 मिलता है। अब फॉर एग्जांपल यूँ समझो कि आपको 30,000 तक सेविंग करने में, 30,000 को सेव करने में कितने मंथ लगेंगे। अगर हर सारी पॉकेट मनी आप बचा के रखो तो आपको 15 मंथ्स लग जाएंगे। समझ में आ रही बात, ये नॉर्मली। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ अमाउंट है, आपने 2 महीने तक अमाउंट जमा किया, लेकिन आपको 15 महीने लग जाएंगे 30,000 का अमाउंट कलेक्ट करने में, सही है। अब आपने कुछ अमाउंट कलेक्ट कर लिया, आपके पास 2 महीने तक अमाउंट कलेक्ट किया, आपके पास 4,000 रुपये हो गए, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार अभी 2 महीने जमा किए, अभी और 13 मंथ 13 महीने और जमे, यानी 1 साल से भी ज़्यादा और आपको वेट करना पड़ेगा। आप चाह रहे हो कि यार जल्दी से बस कुछ ऐसा हो जाए कि अमाउंट मेरे पास जमा हो जाए, क्योंकि 13 महीने मैं कैसे इंतज़ार करूँगा। तो आपने क्या किया, आपकी बर्थडे आ रही थी, आपने क्या किया, चलो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने 1000 आवर्स निकाले
केक मंगाया, रिश्तेदारों को बुला लिया, सही है। अब जिसमें से आपका कोई एक बहुत रिच अंकल आंटी है जो आपके घर आए, आने के बाद उन्होंने क्या किया, सपोज़ कर लो उन्होंने क्या किया, आपको गिफ्ट में 10,000 रुपये दे दिए या 20,000। तो इसी तरह से आपके पास क्या होगा, आपके पास एक अमाउंट जमा हो गया। आपने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, सही है, केक लाने में, डेकोरेशन करने में, सही है। और क्या हुआ, आपको गिफ्ट में 15-20,000 रुपये मिल गए। 3,000 पहले से थे, 4,000 थे, 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो 3,000 बचे। अब आपको फॉर एग्जांपल 20,000 मिल गए, सही है। तो आपके पास कितने हो गए, 23,000। अब आपको कितने चाहिए, 7,000, जो कि 2-4 महीनों में जमा हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो आप 15 महीने में जमा करते हैं वो आपके पास 2-4 महीने में जमा हो गया। क्यों, क्योंकि आपको एक बल्क अमाउंट मिल गया कहीं से। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई, वो स्लो डाउन हो गई। समझ में आ रही बात। इन द सेम वे एंजाइम भी यही करता है। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम ने ये किया कि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या किया, उस रिक्वायरमेंट को फिल कर दिया। कैसे फिल किया मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास 4,000 थे, आपने 100,000 आरिस इन्वेस्ट भी किया। तो होता क्या है, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। उस बॉन्ड को फॉर्म करने में एनर्जी लग गई तो बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी इसके प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो उसको फिलअप कर देगी, सही, उसको फिलअप कर देगी। तो ये जो सबस्ट्रेट था ये फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एंजाइम से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। समझ में आ गई बात। यहाँ तक आई डू होप आपको बात से मैंने बहुत आसान और जितना पॉसिबल हो सकता था आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। एक जनरल सी एग्जांपल दी, एक कॉमन लाइफ की एग्जांपल दी, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है, सही, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब कैसे रिएक्शन होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है, तो मोड ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने इन 1898 एक मॉडल पेश किया था जिसको आगे जाके डी वुड ने और पाउल ने जिसमें क्या कहते पाउल फील्डर ने जिसको मॉडिफाई किया था। तो फाइनली मॉडिफिकेशन के बाद एक थ्योरी सामने आई थी। उस थ्योरी का नाम था की लॉक थ्योरी। की लॉक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जिस तरह से हमारे पास एक लॉक होता है, उसको ओपन करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक की ज़रूरत होती है। वो की शेप होती है जो लॉक में जाके फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि अगर ये आपका लॉक है, आपने लॉक की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, लॉक को आधा बीच में से तोड़ के देखा, तो ये आपका अगर लॉक है, सही है, ये आपका ताला है और ये आप फॉर एग्जाम्पल ये। तो अब जिस की शेप इस शेप के साथ मैच करेगी वो की इसके अंदर चला जाएगा और ये ताला ओपन, ये लॉक जो है ओपन हो जाएगा। इन द सेम वे एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ना, उसकी एक स्पेसिफिक, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, सही। उस पर्टिकुलर शेप में जब वो की जाता है, उस पर्टिकुलर की का जब वो उस शेप एंजाइम के साथ जाता है, अटैच होता है, तो ही रिएक्शन होता है, सही है। तो लेकिन होता ये सम टाइम हम दूसरी कीज़ डालते हैं, वो भी लॉक के अंदर चली जाती है, लेकिन वो टर्न नहीं होती। इन द सेम वे हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि सम टाइम ये होता है कि सबस्ट्रेट आके अटैच तो हो जाते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट की अटैचमेंट हो जाती है लेकिन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वो उसके एंजाइम के हिसाब से फिट नहीं होते। एंजाइम की परफेक्ट अटैचमेंट नहीं होती। बेसिकली होता ये कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, सही है, स्पेसिफिक होते हैं, तो वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही एक्ट कर रहे होते हैं। उनकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। समझ में आ रही बात। अच्छा, तो ये बात बताई गई थी की लॉक थ्योरी में कि एंजाइम जो है होगा कुछ यूँ कि एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप होती है, उसी शेप का सबस्ट्रेट आकर यहाँ से अटैच हो सकता है, दूसरी शेप का सबस्ट्रेट आकर अटैच नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस एंजाइम अगर कोई सबस्ट्रेट है जिसकी शेप कुछ ऐसी है, तो वो यहाँ से आके अटैच
नहीं हो सकता। इन द सेम वे अगर एंजाइम जो है हमारे पास इस शेप का है तो इसके लिए सबस्ट्रेट भी कैसा चाहिए, इसी शेप का चाहिए, ताकि वो इससे आके अटैच हो सके। ये कीलॉग थ्योरी बता रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सही। तो ये कीलॉग थ्योरी जो हमारे फिशर ने पेश की थी और वुड डी वुड ने और पॉल फिल्डर ने जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, ये कीलॉग थ्योरी थी, जिसके अकॉर्डिंग में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था कॉशलैंड, रॉबर्ट कॉशलैंड नाम था, जिसने 1958 में, यानी तकरीबन समझो 60 सालों के बाद अपनी एक और थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी का नाम था, रॉबर्ट कॉशलैंड ने, उस थ्योरी का नाम था इंड्यूस फिट मॉडल। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है इस थ्योरी को, और आज तक इसी थ्योरी को माना जाता है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी होता ये है कि एंजाइम जो है, जो क्या कहते हैं, एंजाइम का जो रिसेप्टर होता है, यानी जो सबस्ट्रेट होता है, वो एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है। जब बाइंड करता है तो जो सबस्ट्रेट उस एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होता है, जब वो बाइंड करता है तो एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप चेंज हो जाती है और रिएक्शन होता है, फिर सबस्ट्रेट डिटैच होता है और फिर क्या होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फाइनली दूसरा एंजाइम है, दूसरा सबस्ट्रेट आता है। तो जिस तरह से इस तरह से होता ही है कि कोई भी सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, जब तक एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, जब तक रिएक्शन नहीं होगा। ये बात बताई गई थी इंड्यूस फिट मॉडल ने, यानी जो चीज़ें जो सबस्ट्रेट जाकर एंजाइम के साथ अटैच होगा तो एंजाइम की शेप इंड्यूस हो जाएगी, यानी जो फिट होगा इंडक्शन उसी में होगी और उसके अलावा किसी में इंडक्शन नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? ये बात बताई गई थी। किसने बताई थी? ये थ्योरी किसने दी थी? कॉशलैंड ने दी थी इन 1958 में। समझ में आ रही बात? तो ये था मोड ऑफ एक्शन, ये मोड ऑफ एक्शन था ये। अब जो है हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट डालें। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम खुद बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, हमारे रिएक्शन को बढ़ाता है, कम करता है, ये बढ़ाता है, स्पीड करता है। लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, पीएच है, लाइट है, ये सारी चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं। समझ में आ रही बात? तो हमने यही सारे इन्फ्लुएंसेस को, इन्हीं सारी चीज़ों को अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, ये वीडियो का टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इनको ही पढ़ेंगे कि किस तरह से एंजाइम के ऊपर कौन कौन से फैक्टर किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, एंजाइम के ऊपर किस तरह से क्या इन्फ्लुएंस होता है किसी फैक्टर का। सही है बच्चों? तो यहाँ तक हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आज हमने पढ़ा मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि एंजाइम किस तरह से एक्ट कर रहा होता है। सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, रिएक्शन होगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, फिर सबस्ट्रेट डिटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। ये चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दो मॉडल्स पढ़े, कीलॉग थ्योरी पढ़ी और इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर अप की हैं। तो अब आपका काम ये है कि इन सारे लेक्चर को एक बार रिव्यू करो, रिव्यू करने के बाद उसको पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, और साथ साथ लेक्चर को भी अगर आपने नोट डाउन किया, अगर नहीं किया बच्चों तो नोट डाउन ज़रूर किया करो, ताकि आपके लिए इन फ्यूचर आपको आसानी हो। सही है? तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो इसको ज़रूर एक बार रीड कर लेना। सही है बच्चों? अब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में इससे आगे यानी फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।